रूस ने यूरोप तक युद्ध विस्तार की तैयारी कर ली है। इसकी वजह है यूरोप की मदद से होने वाले यूक्रेन के हमले। यूक्रेन की रणनीति है रूस की वॉर फंडिंग को पूरी तरह से ध्वस्त करना, इसलिए रूस ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जा रहा है। इन हमलों के लिए इंटेलिजेंस यूरोप दे रहा है। इससे रूसी वॉर मैकेनिज्म और इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ने लगा है। पुतिन ने इस रणनीति को नाकाम करने के लिए कामचटका से काला सागर तक बारूदी तैनाती कर दी है। बहुत जल्द रूसी सेना यूरोप के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देगी। देखिए कैसे रूस की रिफाइनरीज ध्वस्त हो रही हैं और कैसे रूस यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये रूस के खिलाफ यूरोप और यूक्रेन के संगठित युद्ध का सबसे भीषण चरण है। यूरोप ने युद्ध की दशा और दिशा उलटने के लिए यूक्रेन को शक्ति आपूर्ति की है। और उसी बारूद से रूसी जमीन पर यूक्रेन की सेना विध्वंसक हमले कर रही है। एक तरफ यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के अलग अलग नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दिए जाने पर मंथन हो रहा है और दूसरी तरफ रूस की जमीन पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। फ्रंटलाइन से लेकर रूसी शहरों तक यूक्रेन यूरोप से मिला बारूद बरसा रहा है। बीती रात यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले किए हैं। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन ने ड्रोन बरसाए। डोनेस्क में रूस का एक हथियार डिपो जलकर खाक हो गया। ज़ेपोरिज़िया में जहां रूसी सेना कब्जे के लिए जंग लड़ रही है, वहां भी यूक्रेन ने कामिकाज़ी और एफपीवी ड्रोन हमले किए हैं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के हमले से रूस का $40 मिलियन का बक एयर डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हो गया। ज़ेपोरिज़िया के रूसी मोर्चों पर यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से बम वर्षा भी की। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमलों से कई रूसी पोस्ट तबाह हो गई। रूस के प्रांत रोस्तोव में अजोव शहर के पास यूक्रेन के हमलों से आग भड़क गई। रूस के पर्म क्षेत्र में यूक्रेन ने एक केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में केमिकल प्लांट का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। यूक्रेन ने कहा है कि यहां एक्सप्लोजिव कंपोनेंट बनाए जा रहे थे। यूक्रेन रूस के उन अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है जो उसकी सेना के लिए जरूरी सामानों का निर्माण कर रहे हैं या फिर रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन लगातार रूस के ऑयल पंपिंग स्टेशन और रूस की ऑयल रिफाइनरियों को टारगेट बना रहा है। बीती रात भी यूक्रेन ने किरीशी ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। चौदह सितंबर की रात को यूक्रेन ने लेनिनग्राद में रूस की किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन रिफाइनरी की क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट पर गिरे। रूस की ये रिफाइनरी वॉर फ्रंट लाइन से 800 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि ये रूस की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन सालाना है, जो अब बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूक्रेन ने अगस्त और सितंबर में रूस की ऑयल रिफाइनरियों, ऑयल डिपो और ऑयल पंपिंग स्टेशन पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। ये रूसी अर्थव्यवस्था की इकलौती रीढ़ बची है और यूक्रेन यूरोप के इशारे पर इन्हें तबाह कर रहा है ताकि वॉर फंडिंग रोकी जा सके। अगस्त 2025 में यूक्रेन ने 45 बार रूसी ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं।
इन हमलों में 22 ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और LPDS यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टारगेट बने। 6 मिलिट्री कारखाने तबाह हुए, 3 पोर्ट और वेयर हाउस को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 एयरफील्ड पर भी यूक्रेनी ड्रोन गिरे। रूस की करीब 42% तेल उत्पादन क्षमता इन हमलों से प्रभावित हुई। इससे रूस के 10 इलाकों में तेल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ ऊर्जा ठिकाने ही नहीं, बल्कि सामरिक ठिकानों पर भी बीती रात जबरदस्त हमले किए गए। यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया के फियोदोसिया में ड्रोन हमले किए। ये हमले रूस के रडार स्टेशन पर किए गए। इससे रूस का एडवांस कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो गया। ड्रोन हमलों से आग भड़की और बड़े इलाके में फैल गई। इस आग के दायरे में आकर रूसी हथियार डिपो जलने की आशंका भी जताई गई है। इस महीने यूक्रेन ने क्रीमिया के सामरिक ठिकानों पर तीसरी बार हमले किए। यूक्रेन और यूरोप के इन हमलों का जवाब रूस काला सागर से फ्रंट लाइन तक दे रहा है। पुतिन ने अपनी थल सेना और नौसेना की रणनीति में 180 डिग्री परिवर्तन कर दिया। रूस ने पूर्वी फ्रंट लाइन पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। रूस ने बीते 3 दिन में यूक्रेन के 7 नए इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही समंदर में भी अपनी रणनीति बदल दी। कामचत्का सागर से काला सागर तक रूसी एंटी नेवल ड्रोन जाल तैयार कर रही। काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह काटने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। रूस की रणनीति है पूर्वी यूक्रेन में अपने लक्ष्य जल्द पूरे करना। उसके बाद नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक यानी बाल्टिक सागर से सटे देशों पर ऑपरेशन तेज करना। रूस ने तय कर लिया है कि युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला। अब उन सब देशों को टारगेट किया जाएगा जो सोवियत रूस का हिस्सा थे। यही रणनीति विश्व युद्ध का आधार बनने की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं यूरोप में पुतिन की नई रणनीति से खौफ का विस्तार हो गया है। अब पूर्वी यूरोप के अलावा पश्चिमी यूरोप के देशों को भी डर है कहीं रूस मिसाइल स्ट्राइक ना कर दे, क्योंकि रूस ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बड़ी खेप तैनात कर ली है। मिसाइलों को न्यूक्लियर बेस पर तैनात किया जा रहा है, यानी यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसका जवाब देने के लिए यूरोपीय देश एकजुट होकर न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहे हैं। इन घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं रूस नाटो में टकराव कभी भी परमाणु विध्वंस में बदल सकता है। बेलारूस की धरती से छोड़ी जा रही हर एक मिसाइल यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध के बारूदी बवंडर के नजदीक ले जा रही है। बेलारूस की जमीन से उड़ रहा हर एक फाइटर जेट बता रहा है कि रूस कितना आक्रामक हो चुका है। टैंकों की बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर तैनाती बता रही है कि क्रेमलिन से हुआ एक फरमान बाल्टिक देशों में तबाही का तूफान ला देगा। बेलारूस में रूस के विध्वंसक हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा दी गई। इस बार जपार्ड युद्ध अभ्यास पहले हुई वॉर ड्रिल से एकदम अलग है, क्योंकि यूरोप में रूस और नाटो में टकराव बढ़ रहा है। इसीलिए पुतिन की सेना बेलारूस के साथ मिलकर तबाही लाने का अभ्यास कर रही है। जपार्ड ड्रिल में रूस ने 3 विध्वंसकारी मिसाइलों को उतारा है। इस्कंदर मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ऑनिक्स मिसाइल जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है, जिरकॉन मिसाइल जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये तीनों मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यानी रूस सीक्रेटली न्यूक्लियर ड्रिल भी कर रहा है, जिसका अंदाजा नाटो को है। तभी वो बार बार अमेरिका से रूस पर अंकुश लगाने के लिए कह रहा है।
पुतिन के मिशन की डिटेल सामने आने से पेंटागन तक हलचल मची हुई है। इसी वजह से नाटो ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है। अगर रूस ने बाल्टिक देशों पर हमला किया तो पलटवार में नाटो बेलारूस पर हमला कर सकता है। यानी बाल्टिक देश और बेलारूस इस वक्त एपिसेंटर बने हुए हैं, जबकि पोलैंड भी सहमा हुआ है क्योंकि रूस ड्रोन भेजकर तबाही का संकेत दे चुका है। यूरोप में पुतिन के टारगेट सिर्फ बाल्टिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तक भी हमला कर सकते हैं। इस खौफ को नाटो चीफ बता चुके हैं, जिस पर यूक्रेन के यूएन प्रतिनिधि ने भी संयुक्त राष्ट्र में मोहर लगा दी। अब पुतिन के नए प्लान से यूरोप में बड़ा टकराव होने के संकेत मिल रहे हैं। बाल्टिक देशों को खतरा है, रूस बेलारूस की जमीन से हमला कर सकता है। अब बेलारूस को घेरने के लिए नाटो के 4 फ्रंट पर तैनाती की गई है। पहला मोर्चा बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर है जो 1084 किलोमीटर लंबा है। दूसरा मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर है, 418 किलोमीटर लंबा है। ये 640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है जो तीसरा मोर्चा है, जबकि चौथा फ्रंट बेलारूस लातविया बॉर्डर है जो 173 किलोमीटर लंबा है। रूस बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर युद्ध अभ्यास भी किया जा रहा है। विध्वंसक हथियारों की तैनाती की गई है और ज़ैपेड ड्रिल के जरिए धमकी दी जा रही है। पैराशूट बटालियन हमले के लिए तैयार है। एयर बेस वॉर रेडी किए जा चुके हैं। परमाणु ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। दूसरी तरफ नाटो ने घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस को जवाब देकर रहेगा नाटो। नाटो के टारगेट पर बेलारूस है। 4 फ्रंट से बेलारूस पर घेराबंदी की जा रही है। यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। पोलैंड में नाटो के हथियार तैनात किए गए हैं। लिथुआनिया में नाटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। यूक्रेन के राजदूत आंद्रेई मेलनिक ने यूरोप में फैल रहे एक बड़े खतरे के बारे में यूएन को बताया, जिसमें आंद्रेई ने कहा, आपके चेहरे पर थूका जा रहा है और आप विनम्रता से कह रहे हैं ये एक बारिश है। यूक्रेन के बाद पोलैंड में रूस ने ड्रोन भेजकर न सिर्फ यूरोप बल्कि सुरक्षा परिषद का मजाक उड़ाया है। यूक्रेन की तरफ से यह बयान पोलैंड में रूसी ड्रोन पहुंचने के बाद आया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पोलैंड भी आक्रोशित है कि रूस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यूरोप में खौफ का दायरा इतना ज्यादा है जिसका अंदाजा नाटो को भी नहीं था। सिर्फ 5 मिनट में ही रूस की मिसाइल यूरोप में कहीं भी तबाही मचा सकती है। ये पुतिन का नया ब्लूप्रिंट है। पुतिन सिर्फ बाल्टिक और नॉर्डिक तक नहीं रुकने वाले, बल्कि वो उन तमाम देशों पर हमला कर सकते हैं जो यूक्रेन को हथियार भेजकर बाहुबली बना रहे हैं। लेकिन पुतिन ने सोच लिया है अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसीलिए यूरोप के 3 शक्तिशाली देश रूस के टारगेट पर E5 देश है। पहला टारगेट ब्रिटेन, दूसरा टारगेट फ्रांस, तीसरा टारगेट जर्मनी है, चौथा देश स्पेन और 5वां देश इटली है। ये 5 देश मिलकर ही रूस को यूक्रेन में लंबे वक्त तक उलझा कर रखना चाहते हैं। ये देश पूर्वी यूरोप में नहीं पड़ते हैं। 3 देश पश्चिमी यूरोप और 2 देश दक्षिणी यूरोप में हैं। यानी रूस कितनी दूर तक हमले की सोच रहा है, जबकि अभी तक लग रहा था कि सिर्फ पूर्वी यूरोप में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर हमला कर सकता है। हालांकि नाटो ने रूस को धमकाने के लिए लिथुआनिया में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ग्रैंड ईगल, जो जपाट का जवाब है। जबकि पोलैंड में पहले ही नाटो ने सुरक्षा चक्रव्यूह बना लिया है। यानी हालात काफी तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से किसी ने भी एक गलत कदम बढ़ाया, यूरोप को एटमी महाविनाश से कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी है और उस पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से संचालित वंतारा के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। वंतारा ग्रेन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ जानवरों की खरीद बिक्री कानून की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
और वंतारा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप और जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वंतारा में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। एसआईटी ने इस मामले की जांच की है। उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एसआईटी ने भी वंतारा को क्लीन चिट दे दी थी। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा कि वंतारा की ओर से किए जा रहे नियमों के पालन को लेकर एसआईटी संतुष्ट है। कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सील बंद करके गोपनीय रखने का आदेश दिया। हालांकि ये कहा कि वंतारा को उसके अपने उपयोग के लिए इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि वंतारा को मानहानि का मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए वंतारा के प्रवक्ता ने कहा कि हम अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी के निष्कर्षों का स्वागत करते हैं। वंतारा हमेशा से बेजुबानों के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक रहा है। हमारे द्वारा बचाया गया प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पक्षी हमें याद दिलाता है कि वे हमसे अलग नहीं है। दरअसल कोल्हापुर के जैन मठ से हथिनी माधुरी को वंतारा ले जाने के बाद विवाद के बाद अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। एसआईटी की जांच और उसकी रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। गाजा में आईडीएफ के भीषण हमले। सेंट्रल गाजा में जबरदस्त बमबारी हमले में एक पूरी इमारत जमींदोज रेफ्यूजी कैंप पर भी किए गए हमले। पहले पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई तो माना गया कि ये रूसी सेना की भूल हो सकती है, लेकिन पोलैंड में एक दो नहीं बल्कि 19 ड्रोन घुस चुके हैं। इसके बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन से दहशत मची। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यह रूस के युद्ध विस्तार की तैयारी है। पोलैंड और रोमानिया अपनी सुरक्षा की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अब खबर लिथुआनिया से आई है। यहां रूसी फाइटर जेट्स ने घुसपैठ की। नेटो के एयर स्पेस में ये रूसी विमान अपना रडार ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करके घुसे थे ताकि लिथुआनिया के रडार पर नजर ना आ सके। इन तीनों घटनाओं के बाद नेटो ने महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के ताकतवर देशों की सेना में गिनी जाने वाली रूसी फौज क्या बार बार गलती कर रही, और एशनेक जैसी मिसाइल बनाने वाले देश में क्या ऐसे नौसिखिए ड्रोन ऑपरेटर हैं कि 19 ड्रोन पोलैंड में चले गए, फिर ड्रोन भटककर रोमानिया पहुंचने लगे। लेकिन अब जो घुसपैठ हुई है वो रिमोट से चलने वाला ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर जेट। यानी पहले पोलैंड में 19 ड्रोन गिरे, फिर रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ हुई। इन दोनों देशों में सतर्कता बढ़ी तो रूसी जेट लिथुआनिया में घुसाए। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को रूसी फाइटर जेट अचानक लिथुआनिया के एयर स्पेस में आ गए। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ की वजह से लिथुआनिया की सेना हाई अलर्ट पर थी। रूसी विमानों को खदेड़ने के लिए तुरंत नाटो के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। इसे पायलट्स की गलती नहीं माना जा रहा, क्योंकि सवाल है कि रूसी फाइटर जेट का रडार ट्रांसपॉन्डर बंद क्यों था? रूसी फाइटर जेट का फ्लाइट प्लान क्यों नहीं था? रूसी जेट खुद को रडार से क्यों छिपाना चाहते थे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस नाटो की सतर्कता और जवाब देने की क्षमता का टेस्ट कर रहा है और हो सकता है यह रूस के अगले वॉर प्लान का हिस्सा। बेलारूस में पहले युद्ध अभ्यास का ऐलान किया गया, रूसी हथियार और सैनिक भेजे गए और उसी के बाद से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ की शुरुआत हुई। रूस पर बड़ी साजिश का शक इसलिए भी क्योंकि बेलारूस के बाद कैलिनिनग्राद में मिसाइलों की तैनाती शुरू की गई। यह इलाका पोलैंड के बिल्कुल करीब है।
नाटो ने युद्ध के खतरे को भांपते हुए पोलैंड में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। पोलैंड में हथियारों की तैनाती हो रही है। विदेशी सेना को पोलैंड आने की मंजूरी मिली। जल्द कई देशों से सेना पोलैंड पहुंचने वाली। अब तक जो भी हुआ है उससे जाहिर हो रहा है कि यह रूस का यूरोप से सीधे युद्ध का प्लान हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन ने यूएसएसआर मिशन की शुरुआत कर दी। सवाल यही है कि क्या रूस का मिशन शुरू हो चुका है और नाटो से युद्ध होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले रूस ने पोलैंड को टारगेट बनाया, यहां 19 ड्रोन भेजे गए। इसके बाद रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ हुई। दूसरे टारगेट से हड़कंप मचा ही था कि लिथुआनिया में भी रूसी जेट्स की एंट्री हो गई और नाटो के विमानों को रोमानिया की तरह ही टेक ऑफ करना पड़ा। अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। क्या लातविया में भी ऐसा ही होगा? ये रूस का अगला टारगेट बनेगा। क्या एस्टोनिया में भी ड्रोन भेजकर रूस नाटो को चुनौती देने वाला है? युद्ध का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त पोलैंड के बिल्कुल करीब युद्धाभ्यास के नाम पर रूसी सेना की भारी तैनाती है। पोलैंड की सीमा के करीब रूसी सेना की कई टुकड़ियां मौजूद है। युद्धाभ्यास में रूसी हथियार और फाइटर जेट्स भी आए हुए हैं। लेकिन नाटो को युद्ध का शक इसलिए है कि सिर्फ बेलारूस ही नहीं, कैलिनिनग्राद में भी रूस की तैनाती बढ़ी है। कैलिनिनग्राद में इस्कंदर मिसाइलों की तैनाती की गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह सब पोलैंड पर हमले के लिए हो रहा है? क्या इन्हीं दो मोर्चों से हमले होंगे? अब तक युद्ध में पोलैंड यूक्रेन की मदद कर रहा था। लेकिन युद्ध काल में ड्रोन वॉर में यूक्रेन का लोहा अमेरिका भी मान चुका है। अब पोलैंड भी ड्रोन से जंग लड़ने में यूक्रेन से मदद ले रहा है। पोलैंड में यूक्रेन के एक्सपर्ट मंगवाए गए। यूक्रेनी एक्सपर्ट पोलैंड की सेना को ट्रेनिंग देंगे, रूसी ड्रोन को गिराने का तरीका सिखाएंगे। यूक्रेन हर दिन 100 से 200 ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। हर दिन रूस के ड्रोन गिराए जाते हैं, इसलिए पोलैंड ने यूक्रेनी विशेषज्ञों से मदद ली। फिलहाल सुरक्षा के लिए राफेल जेट्स की तैनाती कर दी। राफेल एयर टू एयर मिसाइलों से लैस और पोलैंड बेलारूस की सीमा पर कई बार गश्त लगा रहे हैं। कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। इस बीच पोलैंड में लगातार नाटो के हथियारों का आना जारी है। अब तक कई कार्गो विमान पोलैंड में लैंड हो चुके हैं। गाजा में इस समय इजरायल जिस गति से हमले कर रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के संपूर्ण विनाश से पहले इजरायली सेना अब नहीं रुकेगी। और अमेरिकी विदेश मंत्री के इजरायल में रहते बड़ी आक्रामकता से भी सीधा संदेश मिल रहा है कि अब गाजा वेस्ट बैंक विलय अभियान को ट्रंप की मंजूरी मिल गई है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायल की कार्रवाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गाजा निवासियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। पहला गाजा से पलायन और दूसरा हमलों का सामना। लेकिन ना तो उनके पास दूसरा रास्ता चुनने की क्षमता है, ना ही अब वो ताकत बची है। इसीलिए पहला रास्ता ही उन्होंने मुफीद मान लिया। लेकिन अपनी जमीन का मोह उन्हें अब भी पलायन से रोक रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने गाजा के वीरान होने तक विनाश न रोकने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात विनाश शुरू हो चुका है, जो इन तस्वीरों में दर्ज है। इजराइल ने गाजा की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। यूमार्क स्ट्रीट की एक बड़ी आवासीय इमारत को नष्ट कर दिया। दक्षिणी हिस्से के तेल अल हवा में महुना टावर को ध्वस्त कर दिया।
और ड्रोन से 2 शहरों के बीच हलचल वाले क्षेत्र को दहला दिया। इसमें यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का मकसद आतंक फैलाने वाले स्रोत का सफाया था, तो मोहन्ना टावर को ध्वस्त करने का मकसद क्षेत्र को पूरी तरह खाली करवाना था। दावा है कि इमारतों पर किए गए हमलों से पहले इजरायली सेना ने लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी और समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इजरायली सेना की आक्रामकता इतनी क्यों बढ़ी? जवाब है ट्रंप के प्लान के तहत जारी बारूदी एक्शन। प्लान यह है कि यूरोपीय देशों की फिलिस्तीन को मान्यता से पहले मिशन पूरा हो जाए, गाजा पूरी तरह खाली करवाकर रिविएरा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत वेस्ट बैंक का विलय किया जाए। यही वजह है कि प्लान को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे ही इजराइल पहुंचे, वैसे ही मिशन की गति तेज हुई। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक धमाकों की गूंज से आसमान थर्राने लगा। रूबियो के इजराइल में मौजूद रहते गाजा पर भीषण हमले किए गए। गाजा की रिहायशी इमारतों को बारूद से जमींदोज किया गया। लोगों को युद्ध स्तर पर शरणार्थी शिविरों तक पहुंचाया गया और गाजा शहर को करीब करीब खाली करवा लिया गया। यानी रूबियो के इजराइल में रहते रिहायशी क्षेत्रों को समतल किया गया है, जो बताता है कि गाजा और वेस्ट बैंक अभियान अब अंतिम चरण में है, वो भी बिना किसी बाधा के। लेकिन हमास के हिमायती बाधा न डाले, ऐसा संभव भी नहीं। इसीलिए हूती ने एक कदम उठाया है। हूती ने इजराइल के रेमन हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया है और इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर सायरन बजने शुरू हो गए। यानी इजराइल में हूती के हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया, वो भी तब जब रूबियो इजराइल में मौजूद थे। हालांकि हूती के दावे को इजराइल ने सिरे से नकार दिया। दावा है कि हूती के सभी ड्रोन को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था और सायरन सिर्फ लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाए गए थे। और यही दावा बताता है कि इजरायली सेना ट्रंप के जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, उसका मकसद गाजा खाली होने तक हमले न रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।